जो चल नहीं पाता वह सारथी बन जाता है। तूफानों से लड़कर आसमां को छूने का हुनर सिखलाता है। जिंदगी के बदरंग अतीत से रंग चुराकर अपनी तुलिका से संसार को रंगीन बनाता है। शायद यही वजह है कि वह हमेशा वशिष्ठ कहलाता है। वह वशिष्ठ कहलाता है। जी हाँ साहब, एक ऐसा नाम जो अपनी पहचान अपने हुनर से दिलाता है। एक ऐसा रंगसाज जो रंगों से जब खेलता है तो समूचे विश्व को रंगीन बनाने की हट में सब कुछ रंगीन कर जाता है। एक ऐसा कलाकार जब मंच पर संवाद बोलता है तो अश्वत्थामा की चित्कार को छूने की कुव्वत दिखलाता है। एक ऐसा अभिनेता जो कभी कोरोना से लड़ने का पाठ पढ़ाता है तो कभी नशे से बचने के लिए गली गली युवाओं को नई राह दिखलाता है, और कभी प्रेम, स्नेह, अपनत्व, करुणा, भ्रातृ भाव का संदेश पहुंचाने के लिए वह गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज फिल्म जीसस में यीशु की आवाज बनकर उभर आता है। वह हमेशा वशिष्ठ कहलाता है। वह वशिष्ठ कहलाता है। नमस्कार दोस्तों, आज फाइनली वो दिन आ गया जिसके लिए हमने पूरे 3 साल इंतजार किया है। आज हम आपको एक ऐसे गेस्ट से मिलवाने के लिए लाए हैं जिन्हें आपने देखा तो है लेकिन आप उन्हें जानते नहीं है। उनका सफर एक चंबा के एक छोटे से गांव से हॉलीवुड तक का जो सफर है उनका, उसके बारे में हम आपको बताएंगे और हम धीरे धीरे उनकी कलाओं के जो परतें हैं उसे हम प्याज के छिलकों की तरह जो है वो उकेर के आपके सामने रख देंगे। स्वागत करते हैं हम आज के अपने पहले गेस्ट का। राजेंद्र जी नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। नमस्कार शाहरुख जी। सर कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया है सर। तो चंबा में आजकल बहुत ठंड पड़ रही है सर, ठंड कैसी लग रही है? ठंड तो ठंडी लगेगी सर। क्या बात है सर। तो सर हम आपको तब से हमने आपका काम देखा है जब आपके कोरोना के दौरान जो है आपके जो इंफॉर्मेटिव वीडियोस थी, जो कैप्सूल जो आपने बनाए थे, तो आपने उसमें विभिन्न रोल्स आपने निभाए थे और लोगों ने आपको बहुत जाना था, सराहा था आपकी वीडियोस को। तो हमारे मन में तब से था कि हम आपके साथ एक पॉडकास्ट करेंगे। सबसे पहले तो सर आपका धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए, यहाँ आने के लिए। धन्यवाद सर। सर मेरा पहला सवाल आपके लिए ये रहेगा कि आपने जो कोरोना के जो आपने कैप्सूल्स बनाए थे, आपने लोगों को जो अवेयरनेस फैलाई थी, इसके पीछे मतलब आपकी क्या वजह थी? आप घर में भी रुक सकते थे जैसे और लोग रुक रहे थे, आप अपनी मतलब पूरी एनर्जी को आप यूटिलाइज करके आप वहाँ पे आप लगा रहे थे, तो जो वीडियोस आप बना रहे थे उसके पीछे आपका क्या मोटिव था सर? शाहरुख जी, बात मैं यहाँ से शुरू करना चाहूँगा कि वो जो दौर था ना, एक लगभग हर इंसान की जिंदगी का वो एक भयानक और पहला दौर था ऐसा जी, कि हर इंसान कोरोना से भयभीत था। हर इंसान अपने घर में दुबका पड़ा था, घबराया हुआ था, क्योंकि उस वक्त ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे मौत उनके दरवाजे पर खड़ी है जी। हर वक्त एक एक सांस वो बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी मुश्किल से के साथ ले रहे थे। पता नहीं अगली सांस मिलेगी या नहीं मिलेगी। जी सही कहा। घबराए हुए लोग अपने अपने घरों में दुबके पड़े हैं और डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। तो वो जो देखने में बहुत भयानक लग रहा था, क्योंकि लोग सड़कों पे नहीं, सड़कें सुनसान, गलियां सुनसान, बसें नहीं, गाड़ियां नहीं। ऐसा लगता था मानो जैसे दुनिया खत्म हो चुकी है, खाली सुनसान सड़कें बची हैं, घर बचे हैं। तो ऐसे में एक अंदर से एक आवाज आई कि क्यों ना इन लोगों को, जो हमारे पास एक प्रतिभा है, एक कला है, रंगमंच की कला है, तो क्यों ना इस रंगमंच के माध्यम से कोरोना से किस तरह से बचाया जा सके, कोरोना की वास्तविक जानकारी किस तरह से दी जाए, उस बारे में एक सोच पैदा हुई। और सौभाग्य ये रहा कि सरकारी विभागों की भी हमें सहायता मिली कि किस तरह से लोगों के बीच में जाकर कोरोना के बारे में जानकारी दी जाए कि कोरोना कोई ऐसी भयानक बीमारी नहीं है, इससे बचा जा सकता है। लेकिन ये माध्यम जो अगर हम लोगों तक इन बातों को पहुंचाने का जो तरीका था, ये मैं समझता हूँ कि रंगमंच से बेहतर शायद कोई माध्यम हो। तो हमने उन लोगों को छोटे छोटे कैप्सूल्स, आपने देखे होंगे, छोटे छोटे कैप्सूल्स के माध्यम से
लोगों को जागरूक किया, कभी शराबी बनकर, कभी कोरोना का विकराल रूप बनकर, कभी लाला बनकर, कई रूपों में लोगों के सामने मनोरंजन का मनोरंजन और जानकारी की जानकारी, और लोगों ने घर में बैठकर करना क्या था। इनके माध्यम से लोगों ने देखा, सुना, समझा, सराहा, और ये जो मेरी अंदर की जो हमारी टीम की या मेरी जो अंदर की एक टीस थी, एक दर्द था, और जो एक इच्छा थी कि लोगों को किसी न किसी माध्यम से हम लोगों को जागरूक करें। सड़कों पर भी आए, गलियों में भी गए, नगर चौराहे नुक्कड़ पर जाकर लोगों को जागरूक करने का एक बीड़ा उठाया, और सौभाग्य है कि हम उसमें काफी हद तक सफल भी रहे। जी बिल्कुल सर, जैसे कि मतलब जब उस दौरान जब आपकी ये वीडियोस आ रही थी, लोग घर में थे, इवन हम भी जब घर में थे तो करने के लिए कुछ होता नहीं था, तो या तो सोशल मीडिया चलाते थे या तो टीवी देखते थे। तो जब आपके वो लोकल जो चंबा की जो चंबियाली भाषा है, उस भाषा में जब हमने वो वीडियो देखे आपके जितने भी आए, तो बहुत अच्छा लगता था। मतलब ऐसा लगता था कि हम जुड़ रहे हैं आपके साथ या आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो मतलब आपसे हम ये पूछना चाहते हैं कि जब आप ये चीज़ें शूट कर रहे थे, बना रहे थे, क्योंकि ये बहुत ही टेक्निकल चीज़ें होती हैं, हम भी जानते हैं, तो किस तरीके से आप इसको प्रोसीड कर पा रहे थे सर? मतलब कोई मुश्किलें आपको आ रही थी या कुछ ऐसा कि कोई मुश्किल आई हो या कुछ हुआ हो ऐसा, या फिर आपकी टीम में कोई बीमार पड़ गया हो या कुछ ऐसा हुआ हो, जैसे कोरोना का प्रकोप जो है तो आप कर रहे थे, तो कोई ऐसी आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ा था? देखो, सबसे बड़ा सौभाग्य तो ये रहा जी कि कहते हैं ना कि जब हम कोई पुनीत पावन कार्य करने के लिए निकलते हैं जी तो ईश्वर भी सहयोग करता है। जी और सौभाग्य ये रहा कि हमारी पूरी टीम में कोई भी इस बीमारी की चपेट में नहीं आया। हाँ, फील्ड में जो है मुश्किलें तो आती हैं, जी क्योंकि अब देखो बंदिशें इतनी थी, परमिशन लेनी, कहीं जाना, हालांकि विभागीय आदेश थे, उसके बावजूद भी लोग नजदीक नहीं आते थे, दूर रहते थे। हमें भी डर तो था कि कहीं हम किसी चीज को छू ना लें, कोई सांस अंदर ऐसी ना जाए, लेकिन इतने बड़े चैलेंजेस को लेते हुए फिर भी बहुत आनंद आया उस काम को करने का। मुश्किलें तो बहुत कम, जैसे नाम मात्र आप उन मुश्किलों को समझिए आप कि वो नाम मात्र थी, लेकिन जो एक जुनून था, एक जज्बा था, एक जोश था कि लोगों को किस तरह से जागरूक किया जाए, लोगों तक किस तरह से इसकी जानकारी सही दी जाए, उस जज्बे के आगे मुश्किलें वो कुछ भी नहीं थी। और उन मुश्किलों का हमें पता भी नहीं चला कि मुश्किल आई भी और कब चली गई। क्या बात है सर। हम अपने दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि जो कोरोना के जो कैप्सूल्स जो सर ने बनाए थे, जो उनकी टीम ने जो बनाए थे, उनके व्यूज़ जो थे वो मिलियंस में गए थे। तो इससे पहले कभी भी किसी लोकल भाषा में बने किसी ऐसी वीडियोस को इतने मिलियन व्यूज़ मिल रहे हैं, वो हमने पहले कभी नहीं देखा था। तो ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी आपकी उपलब्धि हम इसको मान सकते हैं। तो बहुत मतलब एक पॉजिटिविटी के साथ आपने इस चीज़ को शुरू किया था। एक सवाल मेरा आपसे और है, वो पर्सनल जो आपका कैप्सूल था वो मुझे बहुत अच्छा लगा था, जिसमें आपने कोरोना का गेटअप लिया था। तो वो जो उसमें जो प्रॉप्स आपने यूज़ किए थे, जैसे वो मुकुट था, वो मतलब वो आपने बाजार से खरीदा था या आपने खुद बनाया था? देखिए, वो जो प्रॉप था ना, जो मुकुट था, वो जी, जी। कोरोना का जो सांकेतिक रूप था, जी वो जी मैंने घर में खुद उसको डिजाइन किया, खुद से। खुद मतलब Okay. वेस्ट मटेरियल से, क्योंकि बाजार तो दुकानें बंद थी, सामान खरीद नहीं सकते, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी कुछ ना कुछ जैसे कलर हैं या कुछ पड़ा रहता है, घर में होता है, तो उसी को मतलब दिमाग लगाया थोड़ा सा, और उसको प्रॉप को जो है कागज की लुगदी बनाकर, और उस कागज की लुगदी को उस एक घड़े के ऊपर चिपका के सुखा के फिर उसके ऊपर कलर किया। जो आपने देखा होगा उस प्रॉप में जो जी। सीन जैसे निकले हुए हैं, जी जी वो जी। स्पॉन्ज होता है, स्पॉन्ज को काट कर उसको चिपका के कलर करके वो प्रॉप तैयार किया था हमने। क्या बात है सर, बहुत ही बढ़िया। सर एक आपका जो उसमें जो आपका एक जो सिग्नेचर जो हमें लगा वहाँ पे, एक चीज़ ऐसी लगी जो हमने पहले कभी नहीं देखी थी, आपकी जो वो जो हंसी थी कोरोना वाली सर, वो अभी भी जब भी हमारे दिमाग में आती है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं सर। क्या आप हमारे दर्शकों के लिए एक बार प्लीज, एक बार एक रिक्वेस्ट है, वो हंसी एक बार प्लीज आप प्लीज हमारे दर्शकों को चलो आप- फिर से एक बार करके बताइए आप प्लीज। कहते हैं तो कोशिश करते हैं। जी जी जरूर जरूर। मैं कोरोना हूँ, कोरोना वायरस। क्या बात है सर, क्या बात है।
सर कैसे कर लेते हैं आप, ये एनर्जी कहाँ से आप लेके आते हैं? आपकी आवाज़ एक ऐसी आवाज़ है, इसका जो बेस है ना वो ऐसे दिल में जाके बजता है, ऐसा मतलब ये कैसे मतलब आपने ये चीज़ डेवलप करी? शाहरुख जी, ये तो बचपन से ही है ये जी इच्छा जी रंगमंच से जुड़ने की। जी रंगमंच के माध्यम से एक जो अंदर की टीस होती है, जो अंदर जी। की इच्छाएं होती हैं, जी। उनको सामने लाने की, लोगों तक पहुंचाने की एक इच्छा थी। क्या बात है सर। सर अब बचपन की बात हो रही है तो आते हैं आपके बचपन से हम शुरू करेंगे। देखिए ये पॉडकास्ट इंटरव्यू की तरह नहीं रहने वाला है, हम आपके व्यक्तित्व को जानना चाहते हैं, फिर आपकी प्रतिभाओं को हम जानना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक आपसे जुड़े, तो बचपन से शुरू करते हैं। सर बचपन कैसा था आपका? बचपन तो किसी को याद भी नहीं होता है कि बचपन किस तरह से गुजर गया, हंसते खेलते निकल जाता सबका। जी लेकिन जो मेरा बचपन रहा है वो कुछ सीखने का रहा है। कुछ ना कुछ लालसा रहती थी, कुछ ना कुछ इच्छा रहती थी, जो मैं देखता था वो सीखने की कोशिश करता था। आपको मैं अपने बचपन का एक वाक्य सुनाना चाहूँगा जी कि मैं स्कूल में पढ़ता था, पलियूर स्कूल में, वहाँ पर पढ़ता था। तो क्या हुआ कि मैं बस में बिठा दिया, मेरे को बस पर बिठा दिया। तो जो बस घर में रुकनी थी, घर में नहीं रुकी, जाकर पावर हाउस के पास जाकर रुकती है बस। कंडक्टर को भी याद नहीं बच्चा कौन है, ये क्या है। अचानक से पावर हाउस से पीछे याद आती है कि ये बच्चा तो चमीनू में उतरेगा, तो ये यहाँ अब क्या किया जाए। वहाँ मेरे को उतार दिया पावर हाउस में और कहा कि बेटा यहाँ खड़े रहो, आगे से एक बस आएगी, मैं बोल देता हूँ आपको, यहाँ से तेरे को यहाँ से छोड़ देगा वो। अब इतने में क्या हुआ, मैं बस का इंतजार कर रहा था, नीचे क्या देखता हूँ, वो पावर हाउस जो बना हुआ है उसकी तरफ देख रहा हूँ मैं कि कैसे वो खंबे लगे हुए हैं, कैसे तारे लगी हुई हैं। दिमाग में एक जो पिक्चर है ना, दृश्य, वो छप गया दिमाग में। घर आया मैं, घर चलो पहुंच गया। अब घर में क्या किया, मैंने लकड़ियां ली बहुत सारी और वो पावर हाउस जो छोटा सा एक तैयार कर दिया मैंने, धागे लगाए उसको इस तरह से पावर। तो वो जो क्रिएटिविटी थी कुछ सीखने की, वहीं से एक इच्छा थी कि कुछ ना कुछ मैं ऐसा करूं। जो देखना वो वही चित्रित कर दिया। वो जो परिवार वाले थे, गांव वाले, देखा ये तो ऐसा लग रहा है जैसे वहां का पावर हाउस। मेरे को पूछने लगे तो उन्हें देखा कब। अब होता क्या है, बोला गलत मतलब भूल हुई, लेकिन उस भूल से भी कुछ ना कुछ लेके आया। तो बचपन से ये रही मेरी कि सीखने की, कुछ ना कुछ नई चीज सीखूं मैं, कुछ ना कुछ नया करूं। ये मेरी बचपन से ही इच्छा रही और कोशिश भी रही, और काफी कुछ बचपन से ही निकल कर आया। जी सर। ओके सर, एक जो सवाल है जिसको पूछने के लिए हम झिझक भी रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि दर्शकों को पता चले। सर आपकी एक जो टांग है वो काम नहीं करती है ठीक से, तो सर वो कैसे हुआ था? अगर आपको लगता है, अगर आप बताना चाहते हैं तो सर, अगर तो प्लीज। कोई दिक्कत नहीं है बताने में जी। ये बचपन से जैसे टाइफाइड होता है ना, उस वक्त ज्यादा पोलियो की इंजेक्शन भी नहीं लगते थे, पोलियो के लिए ज्यादा जागरूकता भी नहीं थी। तो वो जो बुखार होता है टाइफाइड का, वो बुखार क्या करता है, उतर तो जाता है बाद में, लेकिन शरीर का कोई ना कोई अंग जो है उसको कमजोर करके जाता है वो। तो ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। तो बचपन से ही मतलब यही कोई 3 साल तक, जैसे घर वाले कहते हैं कि 3-4 साल तक आप बिल्कुल ठीक थे, बिल्कुल ठीक था, चलता था। लेकिन 3-4 साल में जो बुखार आया था उसकी वजह से एक टांग में वो इफेक्ट आ गया वो। अच्छा, तो उस इफेक्ट की वजह से आपकी लाइफ जो है वो बहुत बदल गई है ना, जैसा आप समझे। जी। ओके, तो जैसे बचपन जो होता है वो खेल कूद का समय होता है ना। बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल से आते हैं, खेलने जाते हैं, तो क्या आपको बच्चों के साथ घुलने मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी? नहीं, बच्चों में, क्योंकि देखो बचपन से मैंने ऐसी भावनाएं नहीं रखी कि ये बच्चे अलग है, मैं अलग हूँ। क्योंकि मेरी जिज्ञासा जो थी वो मानसिक तौर पर विकसित होने की थी। अगर परमात्मा ने मेरे को शारीरिक तौर पर कहीं कमी दी है, उसको मैं कमी नहीं कहूँगा, कमी दी है, तो एक ने कोई ना कोई चीज तो दी होगी जो मुझे आगे लेकर जाएगी। तो वो जो मानसिक, मैंने अपनी ताकत को आंकना शुरू किया कि मेरे अंदर क्या कैपेबिलिटी हो सकती है, क्या कैपेसिटी हो सकती है, मैं क्या सीख सकता हूँ। तो मैंने शारीरिक को छोड़कर मानसिक तौर पर विकसित होने ज्यादा अच्छा समझा। क्या बात है सर, ये एक बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल बात है। जिनको लगता है कि वो कुछ नहीं कर सकते हैं या जिनकी किस्मत बहुत ख़राब है, वो कहते हैं कि मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, तो उनको आपसे सीख लेनी चाहिए कि एक डिसेबिलिटी होने के बावजूद भी आपने अपने आप को उस काबिल बनाया
तो आप जो है चमीनू के गांव से हॉलीवुड तक पहुंचे। हॉलीवुड वाली बात पे अभी हम आएंगे, उससे पहले हम इनके बचपन की थोड़ी और बातें जो है वो जान लेते हैं। तो सर स्कूलिंग आपकी कहाँ से हुई सर? स्कूलिंग बचपन की मेरी पहली और दूसरी क्लास जो थी मेरी भी बरौर से हुई है। अच्छा, बरौर से जी। तो क्या था कि बरौर में जो था आना जाना थोड़ा मुश्किल था, तो मेरे पिताजी ने लिया तो चलो सड़क की साइड है, तो पलियूर में डाल दिया मेरे को। दूसरी के बाद तीसरी में मेरे को पलियूर में डाल दिया, क्योंकि रोड साइड ही स्कूल था, घर भी रोड साइड ही है, तो मेरे को बस में बिठा देते थे और वहां जाकर मैं उतर जाता था। कंडक्टर वगैरह सब सपोर्ट करते थे जी। तो तीसरी से लेकर मैं 5वीं तक पलियूर में मैंने शिक्षा ग्रहण की वहाँ पर। ठीक है, ओके। 2 मिनट के लिए आपको रोकना चाहेंगे। जिन दर्शकों को पता नहीं है कि पलियूर कहाँ पे है और चमीनू कहाँ पे है, तो आपको बता देते हैं कि साल जो घाटी है चंबा में, उस घाटी में ये दोनों लोकेशंस जो है वो आती हैं। तो चलिए, यहाँ तक 5वीं तक आपने अपनी पढ़ाई जो है अपने लोकल जो स्कूल होते हैं वहाँ से आपने करी है। तो 5वीं के बाद फिर क्या रहा सर? कहाँ फिर कैसे, मतलब आप वहीं पे पढ़े या कहीं और गए या कुछ? जो 5वीं के बाद शाहरुख जी, मैं 6ठी में हुआ जी। पलियूर में मिडिल स्कूल था, वहाँ पर एडमिशन हो गई जी। इतने में क्या था कि 5वीं में मेरा नवोदय का एक टेस्ट हुआ था। ओके। मुझे याद है कि महला में गए थे स्कूटर पर, वहाँ पर जाकर वो नवोदय का एक टेस्ट दिया था मैंने, जवाहर नवोदय विद्यालय का, और उसमें मेरी सिलेक्शन हो गई। ओके। जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए मेरी सिलेक्शन हो गई, और उस सिलेक्शन के बाद मैं 6ठी से लेकर 10वीं तक मैं जवाहर नवोदय विद्यालय सरौल में शिक्षा ग्रहण की मैंने। अच्छा, जवाहर नवोदय स्कूल में जी। चलिए, ये तो मतलब बहुत अच्छा है कि आपने मतलब शुरू से ही जो है आपने मेहनत के दम पे अपने, अब जैसे नवोदय जैसे स्कूल में जो है ये पढ़े हैं। तो सर थोड़ा सा मतलब हमारे कुछ दर्शक ऐसे भी होंगे जो अपने बच्चों को मतलब ऐसे नवोदय स्कूल में भेजना चाहते होंगे, तो थोड़ा सा बता दीजिए कि एडमिशन प्रोसीजर क्या होता है वहाँ का? जी। इसमें जो जवाहर नवोदय विद्यालय है, ये भारत सरकार की एक बहुत ही अच्छी योजना है, बेहतरीन योजना है, खास विशेषकर उन बच्चों के लिए जो ग्रामीण परिवेश में रहते हैं और जिनको मतलब अच्छी शिक्षा का अभाव रहता है, क्योंकि घर में माहौल वैसा नहीं होता है। तो मेधावी छात्र हैं, पढ़ने में अच्छे हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए हर साल जो है 5वीं पास करके एक एंट्रेंस टेस्ट होता है। जैसे बैंकिंग का टेस्ट होता है, वैसा ही एक एंट्रेंस टेस्ट होता है हर साल, और उसमें उस टेस्ट को क्वालिफाई जो बच्चा कर जाता है उसकी जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो जाती है। और होता क्या है, जब जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन होती है तो वहाँ का जो वातावरण होता है वो 24 घंटे बच्चों को सिखाने का ही वातावरण होता है। तो वहाँ पर सिलेक्शन होगी, उनका खाना, रहना, यूनिफॉर्म, बुक्स, हर चीज फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। सब कुछ, और बिना किसी फीस के, बिना किसी शुल्क के जो है 6ठी से लेकर 12वीं तक जो है पूरी शिक्षा दी जाती है वहाँ पर, और हर चीज में उनको बच्चों को आगे बढ़ाया जाता है, चाहे वो खेल कूद है, चाहे सांस्कृतिक है, चाहे वैज्ञानिक है, चाहे किसी भी चीज में बच्चा अगर जो अच्छा करना चाहता है जिस फील्ड में, उसको उसके लिए प्रोत्साहित किया जाता है। और आप देखिए, आंकड़े उठाकर देखिए कि जो नवोदय से पढ़े हुए बच्चे हैं, कोई बेकार, बर्बाद या आपको बेरोजगार नहीं मिलेंगे। हर बच्चा अपने अपने लेवल पर खड़ा है और देश का नाम भी ऊंचा कर रहा है, अपने राज्य का, अपने गांव का वो काम कर रहे हैं वो। जी, एक जो सवाल अब हमारा अगला है आपसे, वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, या मतलब हमारा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है उसको पूछने का। एक जवाहर नवोदय विद्यालय में और एक आम विद्यालय में, चाहे वो सरकारी है या प्राइवेट है, क्या फर्क होता है सर? बहुत फर्क होता है। फर्क इसलिए होता है क्योंकि देखिए, अब जैसे मान लो जो हमारा नवोदय विद्यालय के अलावा जो स्कूल है, चाहे वो प्राइवेट हैं चाहे सरकारी स्कूल हैं, बच्चा कितने घंटे पढ़ता है स्कूल में? 6 घंटे। 6 घंटे। उसके बाद घर में आ गया बच्चा, स्कूल के बाद घर आएगा, घर में आकर वो पढ़ाई का माहौल नहीं बन पाता है बच्चों का, क्योंकि घर में आएगा, कभी खेलेगा, टीवी देख लिया, या एक्स्ट्रा एक्टिविटीज, माता पिता अगर पैसे वाले हैं तो वो ट्यूशन रखवा देंगे, कोई नया करिकुलम एक्टिविटी करवा देंगे बच्चों से खेल कूद में। अगर जिनके पास पैसा नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में, वो बच्चा क्या करता है? वो बच्चा क्या करेगा? घर में आएगा, बैग रखेगा,
या तो भेड़ बकरियों को, गाय भैंसों को लेकर जंगल में चला जाएगा, या दुकान में सामान लेने चला जाएगा, या तो बच्चों के साथ खेलता रहेगा। वो 6 घंटे जो पढ़ाई की वही है, बाकी का सारा अगले दिन तक वो कुछ भी नहीं उसके पास। लेकिन जवाहर नवोदय विद्यालय का ये है कि वहाँ पर सुबह 5 बजे बच्चों को उठा दिया जाता है। हॉस्टल सिस्टम है, वहाँ पर उठा दिया जाता है। एक स्टडी पीरियड लगता है, वो 5 से 7 बजे तक लगभग स्टडी पीरियड लगेगा। 7 बजे तक 2 घंटे पढ़ाई होगी। हॉस्टल वार्डन जो उनकी निगरानी करते हैं, क्या पढ़ रही हैं कि नहीं रहे हैं। उसके बाद 7 बजे के बाद जैसे नहाना धोना, तैयार होना, फिर ब्रेकफास्ट करने के लिए इकट्ठे जाना, मेस में जाकर ब्रेकफास्ट करना, फिर उसके बाद तैयार होकर क्लासरूम्स में जाना, वहाँ पर पढ़ाई करनी, 2-2:30 बजे तक पढ़ाई करनी। उसके बाद हॉस्टल में वापस आना, वहाँ पर आकर थोड़ी देर रेस्ट होगा 1 घंटे का। उसके बाद उनका स्पोर्ट्स पीरियड शुरू हो जाता है जी। ग्राउंड में पहुँच जाएंगे, वहाँ पर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होंगी, वहाँ पर उनको खिलाया जाएगा जो कुछ भी है। फिर उसके बाद आकर हॉस्टल फिर डिनर होगा, डिनर के बाद 10 बजे तक फिर पढ़ाई होगी। ये पूरा शेड्यूल बनता है तब जाके वहाँ पर, तब इसीलिए बच्चे जो है जवाहर नवोदय विद्यालय के जो है आगे बढ़ते हैं। तो मतलब कुल मिला के बात इतनी सी है कि वहाँ पे डिसिप्लिन ज्यादा सिखाया जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो नवोदय विद्यालय में जो है डिसिप्लिन ज्यादा सिखाया जाता है और बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाया जाता है क्योंकि वो हॉस्टल में रहता है, राइट। बहुत अच्छा सर। चलिए, ये तो था आपका स्कूल से नवोदय तक का विद्यालय जो सफर है। उसके आगे फिर आपने क्या किया सर? नवोदय के बाद फिर क्या किया आपने सर? फिर 10वीं के बाद मैंने 11वीं और 12वीं जो है साहू से की मैंने आके। साहू से की मैंने। साहू भी साल वैली में पड़ता है, जिनको पता नहीं है जी। सीनियर सेकेंडरी स्कूल साहू है, वहाँ से की है जी। अच्छा, तो चलो ये तो हो गया आपका +2 तक का सफर जी। उसके बाद फिर आपने मतलब प्रोफेशन में फिर आपने कैसे आपने किया? क्योंकि हमने जब आपके बारे में रिसर्च किया तो हमें पता चला कि आप जेबीटी टीचर भी हैं। तो मतलब आप जो भविष्य है इस देश का, उसको संवारने के लिए जो है वो आपका भी एक योगदान रहता है। क्योंकि बच्चा जो है वो अपनी बुनियादी शिक्षा जो है, अपने बुनियादी संस्कार, एटिकेट्स जो है वो अपनी इसी अवस्था में सीखता है जिस अवस्था में बच्चा आपके पास आता है। जी सर, तो आप हमें ये बताइए कि आप इतने सालों से आप जो है बच्चों को पढ़ा रहे हैं और आपने हर तरह के बच्चों को जो है आपने पढ़ाया है, आपने देखा है, आपके पास एक एक्सपीरियंस है। उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप हमें ये बताइए कि आजकल के जो माँ बाप हैं और जो बच्चे हैं, मतलब किस तरीके का सिनेरियो है कि वो कैसे मतलब जो है एजुकेशन क्वालिटी को या अपने बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाने के लिए जो है वो करें। मतलब ऐसा क्या करें कि जिसके साथ जो है वो बच्चे उनके और आगे बढ़ें? क्योंकि टीचर तो करता ही है, लेकिन हमें लगता है कि माँ बाप की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने बच्चे को आगे ले जाने के लिए। तो थोड़ा सा प्लीज़ हमें बताइए कि क्या किया जा सकता है इस चीज़ में। सबसे पहले तो बच्चों की जो हॉबी है जी, वो क्या करना चाहता है उस बारे में जानकारी होनी चाहिए। होता क्या है कि बच्चे का इंटरेस्ट किसी चीज में है और माता पिता जो है किसी और चीज में उसको फोर्स करते हैं। होता क्या, ना तो बच्चा अपनी फील्ड में आगे बढ़ पाता है, ना माता पिता की द्वारा रखी गई कोई बात है उसको आगे बढ़ा पाता है वो। तो सबसे पहले तो उसकी ये चीज देखो कि बच्चा करना क्या चाहता है। ओके। और आजकल है क्या, आजकल एक तरह से जैसे कंपटीशन की भावना है कि अगर फलाने के बच्चे डॉक्टर करने के लिए नॉन मेडिकल रखा तो आपको भी नॉन मेडिकल ही रखना है, भले ही बच्चा के इंटरेस्ट किसी और विषय में है। तो इस वजह से थोड़ा सा यहाँ पर कंट्रोवर्सी है कि बच्चों की भावनाओं को नहीं समझा जा रहा है, उन पर जबरदस्ती के दबाव डाले जा रहे हैं, तुम ये भी करो, तुम ये भी करो, तुम ये भी करो, और अंत में कुछ भी नहीं निकलता है रिजल्ट। इसी वजह से जो मैं समझता हूँ, जहाँ तक मैं समझता हूँ, इसी वजह से बच्चे आज के दौर में जो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, डिप्रेस्ड हो रहे हैं, क्योंकि दबाव ज्यादा किया जाए किस चीज का, आपको अच्छे नंबर लाने हैं, जबरदस्ती का। फलाने का बच्चा जो 99% लेकर आया है, तेरे 99 से आप होने चाहिए, भले उसकी कैपेबिलिटी किसी और चीज में है, लेकिन वो जबरदस्ती का थोपा जा रहा है। ये मैं समझ, जो मेरी अपनी निजी राय है, मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा बच्चों के साथ गलत हो रहा है। ओके, तो बेसिकली आप ये बोल रहे हैं कि थोड़ा सा उनको इंडिपेंडेंट मतलब चॉइसेस लेने के लिए उनको आगे मतलब प्रोत्साहित किया जाए, ताकि वो अपने जो उनका शौक है उसके हिसाब से वो अपने करियर को आगे परस्यू करे। राइट, क्या बात है सर, बहुत अच्छी बात आपने कही है।
सर बहुत ही अच्छे एक एक्सपीरियंस्ड जेबीटी टीचर हैं, वो प्राइमरी स्कूल में बच्चों को शिक्षा देते हैं। अगर कोई माँ बाप जो देख रहे हैं जिनके बच्चे जो है वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं या स्कूल में पढ़ते हैं, तो उन्हें इस चीज़ से सीख लेनी चाहिए कि किस तरीके से अपने बच्चे को जो है उसको आगे प्रोत्साहित करें आगे बढ़ने के लिए। सर अभी तक तो पॉडकास्ट बहुत अच्छा जा रहा है सर, अब थोड़ा सा इसको इंटरेस्टिंग बनाते हैं क्योंकि अब तो बैकग्राउंड हमने जान लिया है। अब हम आते हैं असली मुद्दे पर सर, कोई बात जो आपकी प्रतिभाएं हैं सर। हम कहीं पे गए थे, हम आपको बताएंगे नहीं कहाँ गए थे, लेकिन हम गए थे कहीं पे, वहाँ पर हमने एक पेंटिंग देखी, ओशो की पेंटिंग थी। ऐसे दूर से देखा तो लग रहा था कि जैसे किसी ने फोटो क्लिक करके जो है वो डिजिटल एक फोटो है उसको दीवार पे टांगा है, लेकिन जब हमने पास जाकर उसको देखा तो तब समझ में आया कि ये तो किसी ने मतलब पेंटिंग के जरिए जो है उसको उकेरा है वहाँ पर। तो हमने जब पूछा, आसपास लोगों से पूछा कि भाई ये किसने बनाई है, तो उन्होंने बताया जी राजेंद्र विशिष्ट ने जो है ये पेंटिंग बनाई है। तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं सर कि ये पेंटिंग का शौक कब से जागा? चलो थिएटर का तो आपने बता दिया कि बचपन से था, एक्टिंग करने का शौक था आपको थिएटर का, लेकिन ये पेंटिंग का सर कहाँ से मतलब ये चीज़ आई? पेंटिंग का भी बचपन से ही था जी। क्योंकि जब मैं नवोदय में पहुंचा तो वहाँ पर एक टीचर थे, फाइन आर्ट के टीचर थे, कन्वलजीत धारीवाल जी। बहुत अच्छे, मतलब स्कल्पचर भी और पोर्ट्रेट के भी एक्सपर्ट, ऑयल पेंटिंग में। तो वो जो थे वो हमारे हॉस्टल के हॉस्टल वार्डन भी थे, वो हॉस्टल इंचार्ज भी थे। ओके। तो वो क्या करते, जब स्कूल से आते थे वो तो अपने रूम में बैठकर वो पेंटिंग करते थे, वो पेंटिंग बनाते थे। तो मेरा रुझान था कुछ ना कुछ करने, तो मैं देखता था कि किस तरह से बन रही है। अब ज़्यादा देर तो वहाँ बैठ नहीं सकता था मैं, तो मैंने क्या करना, अपनी बुक्स उठानी और बरामदे में आकर वहाँ बैठ जाना पढ़ने के बहाने से, और उनको देखते रहना मैंने जी कि किस तरह से बना रहे हैं, किस तरह से रंग भर रहे हैं। और वो टाइम कौन सा होता था, जब बच्चे स्पोर्ट्स पीरियड में 2 घंटे के लिए शाम के टाइम ग्राउंड में जाते थे, तो मैं तो ग्राउंड में जाता नहीं था क्योंकि मेरा कोई काम नहीं ग्राउंड में। तो मैं वहीं बरामदे में बैठकर वो जो पेंटिंग कर रहे हैं उनकी बारीकियों को देखता रहता था, और जैसे जैसे मैं देखता रहता था वैसे वैसे मेरे अंदर भी शौक जागता था कि ये तो कितना बढ़िया काम है, कोई चित्र बना रहे हैं। फिर मैंने क्या करना, रूम में आना, अपने बेड पर बैठकर स्केचिंग करते रहना। अब स्केचिंग तो करनी, लेकिन समय बहुत सीमित होता था, टाइम कम होता था, तो इच्छाएं पूरी नहीं होती थी। तो क्या करना, मैंने रात को 3 बजे तक सभी बच्चे सो जाते थे, क्योंकि 10 बजे के बाद जो है लाइट्स ऑफ कर दी जाती थी। रूम में बता दिया जाता था कि लाइट के स्विच ऑफ कर दो अपने अपने, मतलब लाइट नहीं होनी चाहिए, सो जाओ ताकि सुबह आप जल्दी उठ सके। तो मैंने जुगाड़ फिट करके एक लाइट लगाई थी बेड के नीचे, और उसके नीचे में रात को 3 बजे तक पेंटिंग बनाता रहता था मैं। बनाता, अचानक से क्या हुआ, एक दिन वो आए रूम में चेक करने की, कुछ छोटी सी लाइट जली हुई है अंदर, बाकी सब बच्चे सोए हुए। उन्होंने रूम खोला और देखते क्या है कि एक ये कुछ बना रहा है। काफी देर देखते रहे वो, फिर देखा उन्होंने कि 3 बजे तक बाकी सब बच्चे सोए और पेंटिंग कर रहे हैं। उस वक्त बोला, बेटा तुम बहुत आगे जाओगे, क्या बात है सर, तुम्हारी जो ये इच्छा है ना ये जरूर पूरी होगी। उसके बाद उन्होंने मेरे ऊपर ध्यान देना शुरू किया, जैसे कोई पेंटिंग बनानी उन्होंने तो बुला लेना मेरे को, बेटा बैठ जाए यहाँ पर, देख कैसे बनती है। फिर क्लास में भी जैसे कंपटीशन वगैरह होने तो मेरे को आगे रखना, वो इंटरेस्ट देख के, हालांकि उतना बनाने नहीं आता था, लेकिन इंटरेस्ट के तौर पर उन्होंने ये चीज पकड़ी और मेरे को बारीकियां थोड़ी थोड़ी सिखानी शुरू की। यहीं से मेरा शौक जो है आगे बढ़ा। क्या बात है सर। सर हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि जो पेंटिंग सीखने के जो बुनियादी जो चीज़ें होती हैं, मतलब किस तरीके से इसको प्रोसीड किया जाता है, थोड़ा सा प्लीज़ अगर आप बताएं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनको चित्रकारी का बड़ा शौक होता है और वो अपना करियर उसमें बनाना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि इस पॉडकास्ट से लोग कुछ सीख कर जाएं, तो थोड़ा सा प्लीज़ बताइए किस तरीके से मतलब इसकी शुरुआत करते हैं, कैसे होता है, सीखने के लिए कैसे क्या करना पड़ता है? सीखने के लिए तो शाहरुख जी, बच्चों को जैसे सबसे पहले तो बच्चों को फ्री छोड़ दीजिए, आप उनके पास कलर छोड़ दीजिए, पेंसिल छोड़ दीजिए, जो आपकी इमेजिनेशन है, जो आपकी कल्पना है वो कागज पर उतारिए, भले ही टेढ़ी मेढ़ी हो, कुछ भी हो, क्योंकि वही चीज जो उभर कर सामने आती है। जब वो कलर बिखेरे जाते हैं, रंग बिखेरे जाते हैं शीट पर, तो बहुत अच्छे लगते हैं, तरह तरह के रंग बिरंगे चित्र। तो ये तो होगी बच्चे की। कोई बड़ा अगर कोई सीखना चाहता है, सबसे पहले स्केचिंग पर प्रैक्टिस करे,
पेंसिल से जी। स्केचिंग करने की कोशिश करे, कुछ भी बनाए। मैं नहीं बोलूंगा कि शुरू में आप सीधा ही चेहरे का चित्र बनाने शुरू कर दो, वो नीरस हो जाएगा, क्योंकि उसको शौक तो होगा, लेकिन जब चित्र बनेगा नहीं वो छोड़ देगा। छोड़ दो। आप कुछ भी बनाओ, एक पत्ता ही बना दो, कुछ भी बना दो, हल्की हल्की लकीरें खींचने शुरू करो, उससे उंगलियां पकड़ में आएगी, पेंसिल अच्छी पकड़ में आएगी। वो जो उसका ठहराव है या उसका दबाने का, पेंसिल को चलाने का, वो टेक्निक्स धीरे धीरे आती जाएंगी। और साथ में काल्पनिक तौर पर चलते रहो कि आपने बनाना क्या है। जी तो यहाँ से शुरुआत होती है। सर, ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि बचपन में, क्योंकि हमें भी शौक था और सभी बच्चों को होता है, एक ना एक टाइम ऐसा जरूर आता है उसकी लाइफ में जब वो रंग उठाता है या जो भी है कलरिंग करने के लिए, क्योंकि स्कूल में भी सब्जेक्ट्स होते हैं और करते भी हैं। तो ये चीज़ तो बड़ी आपकी जो आपने कही बिल्कुल सही आपने कही है कि जब एकदम से हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हम शुरुआत में ही 100% एक अच्छा रिजल्ट दे दें तो नहीं हो पाता है, क्योंकि हमसे भी ऐसा होता था और इसी वजह से हमने पेंटिंग करना छोड़ दिया था। तो ये था सर, क्या बात है सर, बहुत बहुत बढ़िया। आप अभी तक हमारा पॉडकास्ट जा रहा है, आप बहुत अच्छे से आप मतलब सवालों के जवाब दे रहे हैं। तो अगला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा आपकी एक्टिंग के मतलब करियर के ऊपर। जैसे कि हमने आपके कोरोना वाले कैप्सूल्स देखे, उसके अलावा हमने आपको नुक्कड़ नाटक करते हुए भी देखा है। जैसे तो नुक्कड़ नाटक जैसे आप करते हैं, तो मतलब इस चीज़ की शुरुआत आपकी मतलब कैसे हुई, और जो आप जिस मुकाम पे जिस लेवल की एक्टिंग अब आप करते हैं उसको परफेक्ट करने के लिए, यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको कितना परिश्रम करना पड़ा? कोई भी लक्ष्य है ना जी, बिना परिश्रम के हासिल नहीं होता है। सही कहा। अगर हम सोचें कि मैं टीवी पर एक किसी की एक्टिंग देख के एक्टिंग कर लूँगा तो ये असंभव है। आपको उसमें घुसना पड़ेगा, उसके कैरेक्टर में घुसना पड़ेगा, उसके डायलॉग डिलीवरी में घुसना पड़ेगा, फिर जाकर आपके अंदर से वो आवाज़ निकलेगी। तो रही बात मेरे शौक़ की, तो मेरा ये थिएटर का शौक़ जो है ये भी मेरा एक्टिंग का नवोदय से ही शुरू हुआ। अच्छा, नवोदय से ही शुरू हुआ? नवोदय से ही शुरू हुआ, क्योंकि वहाँ पर जो फाइन आर्ट के टीचर थे कन्वलजीत धालीवाल जी, वो सिर्फ पेंटिंग और स्कल्पचर के ही नहीं थे, थिएटर के भी अच्छे माहिर थे। बहुत अच्छे माहिर थे। तो वो उन्होंने एक उस वक्त एक प्ले करवाया था, गिरगिट नाम से प्ले उन्होंने तैयारी करवा रहे थे बाकी बच्चों से। तो मैं उनकी एक्टिंग देख रहा था, किस तरह से वो बारीकी से एक एक कैरेक्टर को पकड़ रहे हैं, किस तरह से डायलॉग डिलीवरी सिखा रहे हैं। इवन कि यहाँ तक कि एक बच्चे को फूल बोलने नहीं आ रहा था, तो फूल और फूल में कितना डिफरेंस है। थिएटर में बहुत बारीकी से ये चीजें सिखाई जाती है, समझाई जाती है, क्योंकि हम तो आम बोल देते हैं फूल, लेकिन फूल और फूल में बहुत अंतर है। वहां से ये बारीकियां पता, वहां से शौक जागा कि एक प्ले करवाया जा रहा है। और जब उन बच्चों ने वाकई में उस स्टेज पर वो प्ले किया, मेरे तो वाकई रोंगटे खड़े हुए कि यार एक्टिंग तो ये होती है। बस वहीं से धीरे धीरे शुरुआत हुई। शुरुआत होते होते आज चंबा रंग दर्शन चंबा के सौजन्य से जो हम काम कर रहे हैं जी, क्या बात है सर। तो जैसे आप हमने मतलब जब आपके बारे में जब हम जानकारी इकट्ठी कर रहे थे तो हमें ये पता चला कि आप जो चंबा की जो जेल है वहाँ पर जाकर आपने एक नुक्कड़ नाटक किया था नशे के प्रभाव को मतलब कम करने के लिए, क्योंकि चंबा की जेल के अंदर जो है वो बहुत से ऐसे अपराधी हैं जो नशा तस्करी जो है जो अभिशाप है पूरे हिमाचल के ऊपर, वो ज़्यादातर लोग वो वाले बंद हैं वहाँ पे। तो जब आप वहाँ पर गए आपको डर नहीं लगा कि आप कैदियों के बीच में जा रहे हैं, क्योंकि कैदी तो बड़े खूंखार होते हैं, तो ऐसा नहीं लगा कि कोई मार देगा आपको? नहीं, डरना किस बात का, हम तो उनको समझाने ही गए थे। तो मोटिवेशन कहाँ से आया सर? क्योंकि एक नॉर्मल जो व्यक्ति होगा वो कभी भी नहीं चाहेगा कि उसे जेल जाना पड़े, है ना। मतलब जा आप किसी भी काम के लिए रहे हैं, लेकिन जेल जाने से कतराएगा, क्योंकि जेल के अंदर वो लोग बंद होते हैं जिनको आमतौर पर खुला नहीं छोड़ा जा सकता सड़कों पे। तो देखो, जैसे विभागीय आदेश प्राप्त हुए कि जेल में जाकर जो है ये नुक्कड़ करना है, तो हमें डर नहीं लगा, हमें गर्व महसूस हुआ कि हम उन लोगों को समझाने जा रहे हैं जो वाकई में किस जुर्म में यहाँ पर आकर बैठे हुए। क्योंकि आज के दौर का सबसे जो भयानक जो माहौल है वो खराब किया वो नशे ने। आप देखो कि नशे से किस तरह से बर्बादी हो रही है। परिवार, सबसे पहले तो अपने शरीर की बर्बादी है,
नशा करेगा इंसान, पहले अपने शरीर की बर्बादी करेगा, फिर उसके साथ साथ परिवार की हालत देख लो आप। जो नशे से लिप्त है वो परिवार कहाँ सुखी है, कहाँ चैन से सो पाते हैं। जी, उसके बाद समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, समाज से जिले पर क्या प्रभाव पड़ता है उसका, और जिले के बाद प्रदेश पर, प्रदेश से देश पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। यानी कि इस नशे ने पूरे देश को जो है अपने मकड़ जाल में फंसा लिया हुआ है। शुरू में मैंने एक 2007 में एक लाइन लिखी थी, एक बच्चों के लिए जैसे एक लिखा था, नशे पर भाषण लिखा था। उसमें दो लाइनें शुरू की लिखी थी कि सहमी सी निगाहों का हर सपना टूटा लगता है, सहमी सी निगाहों का हर सपना टूटा लगता है, जिस घर चूल्हा नहीं जला वो नशे का लूटा लगता है, क्या वो बात है नशे सर। का लूटा लगता है। तो इन लाइनों में बहुत गहराई होता है कि सहमी सी निगाहें। अब देखो, जब घर में एक बाप या बेटा पी कर आएगा तो परिवार के बाकी बच्चों की या उनकी पत्नी की कैसे होगी उनकी शक्ल, बिल्कुल एकदम सहमी सी, पता नहीं अब घर में आकर क्या करेगा ये। और रोज रोज पिएगा तो क्या करेगा, जिस घर चूल्हा नहीं जला वो नशे का लूटा लगता है। तो समझ लो, अगर उस घर में रोटी नहीं पकी है, बर्तन बिक चुके हैं, कुछ नहीं बचा, तो समझ लो कि उस घर को सिर्फ और सिर्फ नशे ने बर्बाद किया है। तो ये एक अंदर से टीस थी, एक दर्द है, और इसी दर्द को जो है हर आदमी इससे बाहर उभरे, निकले। क्योंकि आजकल का क्या है, चिट्टा, कोई पता नहीं कितने किस्म के नशे, तस्करी हो रही है, बेरोजगारी है, तस्करी हो रही है, और उस वजह से जो है बच्चे, नौजवान बर्बाद हो रहे हैं। तो ये एक टीस थी जो हम इस नुक्कड़ के माध्यम से जो है कर रहे हैं, लोगों को जागरूक। अभी जैसे जैसे ही मौसम खुलता है तो हम लोगों के बीच में जाकर ये नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जो है हम करेंगे। और बहुत बढ़िया सर। सर, एक सवाल जो है वो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। एक्चुअली मुझे लगता है कि शायद वो सवाल हर उस बंदे का होगा जो अभी तक जेल नहीं गया है, उसने जेल के अंदर का माहौल कैसा होता है वो नहीं देखा है। तो हमें ये बताइए, जब आप वहाँ पे गए तो कैसा माहौल था वहाँ पे, मतलब जब जेल के अंदर आप गए आपको क्या दिखा वहाँ पे, कैसा था सब कुछ, तो थोड़ा सा वो बताइए सर प्लीज। सच पूछी शाहरुख जी कि जब मैं जेल के गेट के अंदर गया ना जी, मेरे वाकई में रोंगटे खड़े हो गए देख के। अच्छा जी। यार वहाँ ये मतलब लोग क्या सोच कर आए हैं ये। हालांकि हम तो नुक्कड़ करने के लिए गए थे, लेकिन हम नुक्कड़ करने के लिए गए, दिखाने के लिए गए, लेकिन वाकई में जो जुर्म में फंस कर यहाँ पर आते हैं उनकी हालत क्या होती होगी। परिवार से छूट जाते हैं, अपने काम धंधे से छूट जाते हैं, चरित्र का पतन होता है, हनन होता है चरित्र का। क्यों? क्योंकि जब वो जेल से बाहर निकलेगा उसको अच्छी नजर से तो कोई नहीं देखेगा। तो ये एक तरह से बहुत ही भयानक दृश्य होता है। मैं तो समझता हूँ कि किसी को जेल जाना नहीं चाहिए। भले ही गरीबी में बिता लीजिए, भले ही आप मजदूरी कर लीजिए, भले ही कुछ भी कर लीजिए, लेकिन इस हालत में अपने आप को, अपने परिवार को मत पहुंचाइए कि नौबत आपको जेल तक जाने की आए। बहुत भयानक होता है। क्या बात है सर, क्या बात है, ठीक कहा आपने। तो ये जो आप नुक्कड़ नाटक करते हैं या फिर जो भी आप मतलब थिएटर करते हैं, तो इसमें नया क्या कर रहे हैं सर अभी आप? नया तो अभी जैसे हम चंबा रंग दर्शन चंबा जो है हमारी टीम, और हम इसको सन 1988 से चलाया हुआ है, हमने इसको चला हुआ है जी। और आज लगभग 34-35 साल तो हो गए इसको। और जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं सरकार की, उनको लोगों तक पहुंचाते हैं। नुक्कड़ के माध्यम से जो है लोगों को नई नई जानकारियां देते हैं, जागरूक करते हैं। जैसे नशे के ऊपर हम अभी काम करने की तैयारी कर रहे हैं। पहले हमने कोरोना को लेकर काम किया, आपने देखा होगा कैप्सूल्स, उस पर काम किया। अभी बस वो जो थोड़ा सा मौसम खुलता है तो हम गांव गली शहर में जाकर ये नुक्कड़ के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। बिल्कुल सर। सर, हमें ये भी पता चला है कि आप एक किसी ऐसे थिएटर के किसी एक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं जिसमें आपको अश्वत्थामा का जो है वो रोल करना है। तो मतलब इसके बारे में थोड़ा सा बताइए सर, वो क्या है सर, मतलब कैसा प्ले है, क्या कर रहे हैं आप, तो प्लीज़ थोड़ा। ऐसे तो मैंने 20 नाटक किए, लेकिन जो मेरा इच्छा है आगे की, भविष्य की जो एक इच्छा है, वो महाभारत के एक चरित्र हैं अश्वत्थामा, गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र। अब
वो जो अश्वत्थामा थे, आप कल्पना कीजिए कि जिसके सामने धोखे से उनके पिता को, जो गुरु थे सबके, उनको धोखे से मार दिया गया, उस बच्चे की पीड़ा क्या होगी, दर्द क्या होगी, टीस क्या होगी उसकी। और मतलब उसको दिख रहा है कि गलत हो रहा है, तो उसके अंदर की जो दर्द है वो उन डायलॉग्स में क्या हो सकती है, वो दर्द किस रूप में वो आएगी, होगी वो। और कहा जाता है कि आज भी अश्वत्थामा जिंदा हैं, वही दर्द, वही टीस, वही पीड़ा और वही जख्म लेकर जो है आज भी वो जिंदा हैं, उस न्याय को ढूंढ रहे हैं कि ये जो अन्याय हुआ है इसके ऊपर न्याय हो। आज भी वो जिंदा हैं, ऐसा सुनने में आता है। सुनने में आता है, लोग मानते हैं। जी सर, अश्वत्थामा की जो आवाज, जो उनकी जो चित्कार हुआ करती थी जब हम टीवी पे भी देखते थे महाभारत, तो वो कुछ एक अलग ही लेवल हुआ करता था। जब आप अभी मेरे को बता रहे थे इसके बारे में, तो मैं इमेजिन कर रहा था आपकी जो कोरोना वाली हंसी थी ना, उसका जो आवाज़ थी, जो बेस था, मैं उस बेस से उसको इमेजिन कर रहा था कि अगर आपको वो रोल करना पड़े तो आपकी आवाज़ में वो कैसा लगेगा। तो मेरे दिमाग में तो बहुत अच्छी खिचड़ी पकी है इसको लेके। तो आप प्लीज़ एक बारी हमारे दर्शकों को एक छोटा सा एक कुछ करके बताइए अश्वत्थामा के रोल का, कुछ ऐसा, कुछ कोई एक्ट हो या कोई ऐसा डायलॉग हो, वो प्लीज़ हमें प्लीज़ बताइए। उसमें एक अश्वत्थामा की जो एक अंधा युग प्ले है डॉक्टर धर्मवीर भारती जी का जी, उन्होंने जो अश्वत्थामा को उजागर किया है ना, और उनके जो डायलॉग हैं, मैं समझता हूँ जो उन्होंने लिखा है ना, उस लेवल पर बोलना आसान नहीं है। उस लेवल पर बोलना, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ एक डायलॉग को बोलने की, एक कोशिश करता हूँ। जैसे वो युद्ध में आते हैं तो उनके हाथ में जो धनुष है उसको देखकर किस तरह से वो प्रतिक्रिया देते हैं। जब गुरु द्रोणाचार्य को की हत्या हो जाती है, मार दिया जाता है उनको, उसके बाद की वो पीड़ा जो थी वो अपने शब्दों में किस तरह से व्यक्त करते हैं। ये मेरा धनुष है, धनुष अश्वत्थामा का, जिसकी प्रत्यंचा खुद द्रोण ने चढ़ाई थी। आज जब मैंने दुर्योधन को देखा, निशस्त्र, दीन, आंखों में आंसू लिए, मैंने मरोड़ दिया अपना ये धनुष। कुचले हुए सांप सा भयावह, किंतु अर्थहीन मेरा ये धनुष है। जैसा है मेरा मन, किसके बल पर लूंगा मैं प्रतिशोध अपने पिता की निर्मम हत्या का। वन में, भयानक इस वन में भूल नहीं पाता हूं मैं युधिष्ठिर की वो घोषणा कि अश्वत्थामा मारा गया। अरे वाह सर, मैं दर्शकों को बता दूं, रोंगटे खड़े हो गए भाई, कसम से मजा आ गया। सर ये आवाज का क्या राज है सर? आपकी जो आवाज है वो, मतलब उसका जो बेस है, उसकी जो तीखापन है सर, मतलब आप कोई रियाज करते हैं क्या? कुछ करना पड़ता है, क्योंकि जो शौक है वो पूरा करना है। क्या बात है सर, इसलिए रियाज तो करना पड़ेगा, आवाज को निखारना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। और मैं धन्यवादी हूँ चंबा रंग दर्शन चंबा का, जिन्होंने, जहां पर मैंने ये बारीकियां आज भी सीख रहा हूं मैं, चंबा रंग दर्शन चंबा के माध्यम से। तो मतलब आप आज भी सीख रहे हैं? आज भी सीख रहा हूं, निरंतर सीखना तो कभी खत्म नहीं होगा। क्योंकि देखिए, जो स्क्रिप्ट बोलती है ना, उस लेवल तक कोई भी कलाकार नहीं पहुंच पाता है। अब आप कभी मौका मिले आपको, तो आपने अंधा युग जरूर पढ़ना डॉक्टर धर्मवीर भारती जी का। जरूर और यकीन मानिए, अगर आप 4-5 बार पढ़कर आपके रोंगटे पढ़ते पढ़ते खड़े ना हो तो मुझे बताइए। हम जरूर इस किताब को पढ़ेंगे सर। और सच में हमारे पास शब्द नहीं है सर बताने के लिए, क्योंकि आप इस वक्त हमारे सामने कर रहे हैं। पता नहीं ऑडियंस को ये चीज़ फील होगी या नहीं होगी, लेकिन हम उस चीज़ को फील कर पा रहे हैं सर। ऐसा एक और शाहरुख जी एक प्ले किया था जी, जरूर। आदमी कहीं का, वो भी मेरा यादगार प्ले रहा। वो मतलब उसमें एक अर्ध विक्षिप्त जैसा रोल था, और वाकई में वो सोच के, उसके डायलॉग ही सोच के रोंगटे खड़े होते मेरे।
तो सोचो जब वो डायलॉग स्टेज पर हुए थे तो क्या हालत हुई थी उसकी। तो उसके डायलॉग ही ऐसे लिखे गए थे, कमाल के थे वो। सर तो थोड़ा सा कमाल हमारे ऊपर भी कर दीजिए, हमारे दर्शकों को भी प्लीज एक डायलॉग तो अब एक अर्ध विक्षिप्त सा आदमी है और वो संवाद कर रहा है सीधा परमात्मा के साथ। उसकी बनाई हुई सृष्टि के लिए वो संवाद कर रहा, बोल रहा है, शिकायत कर रहा है, वो परमात्मा को वो बात पहुंचा रहा है। उसकी आवाज कितनी बुलंद होगी। वो संवाद था अब मानुष को मारा नहीं जाता, सिर्फ भूना जाता है। कभी रेल के डिब्बे में, कभी घर की चार दीवारी में, कभी छोड़ दिया जाता है उसे विभत्स मंजर देखने को, अपने परिवार जनों की भूनी लाशों के अंश समेटने के लिए। अब होली से पूर्व ही रक्त का प्रबंध हो जाता है। लकड़ी को नहीं, आदमी को जलाया जाता है। मानव मांस की गंध बहुत भाती है मानव को। इस उत्पात में किसी को भी नहीं मारा, इसी की शर्म आती है मानव को। नारी देह को मसलने को, बढ़ते नापाक हाथों को, हाय कोई तो काटे। क्या बात है सर। सर आप तो रोल में घुस जाते हैं पूरा, मतलब ये देखने से लग रहा है, मतलब हम बयान नहीं कर सकते सर। मैं फिर से बोल रहा हूँ सर, यू आर अ वर्सेटाइल एक्टर सर, वर्सेटाइल एक्टर। हमें ये समझ में नहीं आता है कि आप इतने समय से आप इस फील्ड में काम कर रहे हैं, अभी तक किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया। ये तो बहुत ही दुर्भाग्य है चंबा के लिए, समूचे हिमाचल प्रदेश के लिए। ये तो एक चीज मैं बीच में टोकना चाहूंगा शाहरुख जी, जैसे आपने कहा ना जी कि किसी ने आगे नहीं बढ़ाया, मैं समझता हूँ ये मेरा दुर्भाग्य नहीं, ये मेरा सौभाग्य है। क्योंकि अगर मतलब मैं इस फील्ड में आगे बढ़ जाता तो ये बारीकियां अभी तक मैं नहीं सीख पाता। क्योंकि जिसको आगे बढ़ने का मौका मिल जाता, मैं समझता हूँ वो बारीकियों की तरफ फिर ध्यान नहीं देता। फिर वो मेरा मानना है, वो थिंकिंग अलग अलग हो सकती है, हर एक के विचार अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन अगर मुझे नहीं मिला ऐसा मौका, तो मुझे ये मौका सीखने के लिए मिल गया। इतने समय में मैं अभी भी वो बारीकियां अभी भी ले रहा हूँ, अभी भी कुछ भी नहीं हूँ मैं, अभी भी अपने आप को मैं जीरो ही समझता हूँ। जो है मेरे पास वो भी अभी तक कुछ भी नहीं है, अभी और आगे बढ़ना है। क्या बात है सर। अब हमें समझ में आ रहा है कि चमीनू से हॉलीवुड आप कैसे पहुंच गए सर। वो कोई तुक्का नहीं था, ना ही वो कोई किस्मत का खेल था सर, वो तो आपकी प्रतिभा थी सर। चलिए जो भी समझिए आप। नहीं, ये बात हम दिल से कह रहे हैं सर, आप स्टैम्प पेपर पे लिखवा लीजिए। लेकिन जो बात हम कह रहे हैं ये बिल्कुल हमें लग रहा है एक्चुअली। अब जब आपने अभी अपनी एक्टिंग करी, जो आपने दिखाया हमें, सच में इसमें वो बात थी जो दिल को छू जाती है। क्या बात है सर। अपने दर्शकों को हम बता देना चाहते हैं कि क्रिश्चियन फाउंडेशन जो है, मिशनरी फाउंडेशन, उनकी जो फिल्म जीसस है उसका नाम जो है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है वो दर्ज किया गया है। वो क्यों किया गया है वो भी आपको बताते हैं कि वो एक मूवी है, उस मूवी का जो डब किया गया है, दुनिया में कोई ऐसी मूवी बनी नहीं है जिसको इतनी ज़्यादा भाषाओं में डब किया गया है जितनी भाषाओं में उस मूवी को डब किया गया है। तो उस मूवी की जो डबिंग थी चंबियाली भाषा में और गदियाली भाषा में, चंबियाली भाषा की तो हो चुकी है, गदियाली की आप अभी करके आए हैं, राइट। तो उस मूवी के अंदर जो है जो मेन जो रोल था यीशु का, वो सर ने निभाया है, और चंबियाली भाषा में और गदियाली भाषा में जो है उसका उन्होंने जो डबिंग करी है। तो सर अब उसके बारे में बात करते हैं सर, ये चांस आपको कैसे मिला सर? शाहरुख जी, हम थिएटर कर रहे थे, नुक्कड़ कर रहे थे, तो करते करते ऐसे ही जो एक टीम थी, जो इसकी डबिंग की एक जो टीम थी वो चंबा आई। तो जो हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो लोग हैं उनके साथ मिले कि हमें एक जो जीसस फिल्म है
इसकी डबिंग करनी है, तो इसके लिए कैरेक्टर्स ढूंढने हैं, वॉइस कैरेक्टर्स जो आवाज़ दे सकें। तो तलाश जारी हुई। इतने में घूमते फिरते मेरे पास भी ये सूचना पहुंची हमारी टीम के पास जो है कि इस तरह से फिल्म की जो है वो डबिंग करनी है। इंटरव्यू लिया गया, और इंटरव्यू जब लिया गया तो सौभाग्य देखिए कि हालांकि जीसस के लिए काफ़ी लोगों का इसमें ऑडिशन हुआ, तो मुझे सौभाग्य से जो है वो जीसस का कैरेक्टर की आवाज़ निकालने का एक मौका मिला मुझे। और मैं धन्यवादी समझता हूँ कि एक छोटी सी ना चीज़ को इतना बड़ा मैं इसलिए मानता हूँ क्योंकि जो उन्होंने वो फिल्म बनाई है, एक्चुअल में इंग्लिश मूवी है, लेकिन जो उन्होंने वो जीसस का जो कैरेक्टर दिखाया है ना, वो वाकई में कमाल का है वो। तो इसके लिए फिर वो एक मौका मिला चंबियाली में उसको डबिंग कर आवाज़ देने का। तो यहाँ से सफ़र शुरू हुआ चंबियाली का। क्या और हमारी और सौभाग्य ये देखी कि हमारी पूरी टीम ने, लगभग पूरी टीम ने जो है वो चंबियाली में वो डब की मूवी। हमारी ही टीम ने पूरी ने चंबियाली में डब की पूरी मूवी। तो ये कब किया था आपने, डब कब किया था? ये आज से लगभग 10-12 साल पहले की बात है। हाँ, 10-12 साल पहले की चंबियाली में। और अभी भी वो आपको नेट पर मिल जाएगी वो चंबियाली में। अब मूवी तो बनी है आपकी अंग्रेजी भाषा में जी। जो वहाँ बोल रहे हैं वो भी अंग्रेजी भाषा में बोल रहे हैं, तो वो टाइमिंग जो चंबियाली, क्योंकि जब भाषा जो होती है उसकी, जब भी हम कोई बात बोलते हैं तो उसकी टाइमिंग में फ़र्क आ जाता है, कहीं पे अक्षर ज़्यादा होते हैं, कहीं पे कम होते हैं। वो कैसे मैच किए सर आपने? शाहरुख जी, ये सबसे बड़ा एक चैलेंज था हम सब के लिए, क्योंकि जो इंग्लिश में, अब देखिए कोई भी डायलॉग है ना, इंग्लिश में उसका भाव कुछ और होगा, जी जी, हिंदी में कुछ और होगा, और ऊपर से फिर चंबियाली, उसका भाव क्या हो सकता है। तो वो उस भाव को मिलाने के लिए भाव भी मिलाना है, उस लूप के अंडर भी बात करनी है, लिप्स मैचिंग करने की भी कोशिश करनी है। ये काम आसान नहीं था, लेकिन हमारे लिए एक, जैसे ये एक नई चीज सीखने को मिल रही थी। और सौभाग्य ये रहा कि हमें सिखाने के लिए हमें कहाँ से मिली, जो बाहर से उसको डायरेक्टर्स थे जी, वो आए हुए थे अमेरिका से, फिर बेंगलोर से। उन्होंने जो बारीकियां बताई, हालांकि उनको भाषा का ज्ञान नहीं है, जो चंबियाली कैसे बोलनी है, मतलब वो इशारों में डा 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 इस तरह से, मतलब आप इस तरह से करो। और उन्होंने जो बारीकियां बताई वो वाकई में हमारे लिए बहुत बड़ी सीखने की बात थी वो। और वो 10-12 दिनों में जो वहाँ पर पूरे गुड़गांव में बैठकर वो डबिंग की, बहुत आनंद आया और एक नई चीज़ें सीखने को मिली, क्योंकि इससे पहले कभी डबिंग का था ही नहीं, हमारे कॉन्सेप्ट में ही नहीं था कि डबिंग भी कोई चीज़ होती है। वहीं से हमारी चंबियाली की शुरू हुई। उसके बाद जो गदियाली की है उसके लिए भी तलाश शुरू हुई, जारी हुई कि भाई गदियाली में भी डबिंग करनी है। तो इतने में उन्होंने फिर जैसे पालमपुर में रखा था, तो फिर से वो जो इसके कोऑर्डिनेटर हैं, जीसस फिल्म के जो कोऑर्डिनेटर है विनोद अलेक्जेंडर जी, वो आए थे। पहले पालमपुर में गए, वहाँ पर भी ऑडिशन ली, काफ़ी कैरेक्टर्स वहाँ से लिए, लेकिन जो जीसस का कैरेक्टर उनको नहीं जचा नहीं कोई। तो अब मुझे तो पता नहीं था इस तरह से तलाश हो रही है, तो मेरे पास भी संदेश पहुंचा, अलेक्जेंडर जी का संदेश पहुंचा कि इस तरह से जीसस को हम ढूंढ रहे हैं। तो मैंने फाइनली आपको चुन लिया है जीसस के लिए, कि भी मैंने ढूंढा, लेकिन फाइनली आप ही इसमें सेलेक्ट। मैं और खुश हो गया भी। देखो सौभाग्य देखिए कि हालांकि मुझे चंबियाली में इतना मुश्किल था, गदियाली में और ज्यादा मुश्किल जी, लेकिन बहुत आनंद आया इसमें करने का। तो गदियाली की भी हम कर चुके हैं, अभी उसकी जो है मिक्सिंग हो रही है, अमेरिका में हो रही है मिक्सिंग, वहां से अभी कुछ ही दिनों में आपके बीच में होगी, आपके रूबरू होगी वो फिल्म। क्या बात है सर, जरूर देखिएगा। फिर हम जरूर देखना चाहेंगे, क्योंकि इसमें जो चंबा का, भरमौर का जो कल्चर है, वो शायद जो है, जो भाषा है, जो भाषा की जो प्रभाव है, वो बहुत ही मतलब एक अलग फीलिंग देगा उस फिल्म को देखने का। तो एक सवाल आपसे हमारा ये है कि क्योंकि देखिए आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ, आप गुड़गांव गए, वहाँ पे जाके आपने डबिंग करी। स्टूडियोज़ होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं, मुझे पता है कि बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनको डबिंग आर्टिस्ट की तरह जो अपना करियर बनाना होता है। तो जब आप वहाँ स्टूडियो में गए, मतलब कैसा माहौल था, आपको कैसा माहौल देखने को मिला? क्योंकि
जैसा आपने बताया कि वहाँ पे अंग्रेज लोग जो थे, मतलब जो आए हुए थे, तो आपका कोऑर्डिनेशन कैसे बन पाया उनके साथ? कोऑर्डिनेशन ऐसा था ना शाहरुख जी की जब वो स्क्रीन पर दिखाते थे ना डायलॉग कि ये डायलॉग है, ये इंग्लिश में डायलॉग, हालांकि इंग्लिश हमें भी इतनी समझ में नहीं आती थी, लेकिन जो उनका बोलने का भाव था वो दिमाग में बैठ जाता था। फिर उन्होंने बताना कि लूप इस तरह से लेना है, इतने डिस्टेंस में आपने सांस लेनी है, सांस छोड़नी है, इस सांस के बीच में इतना डायलॉग बोलना है ताकि आपका लूप बाहर ना जाए, और आपकी आवाज में लिप्स मैचिंग होनी चाहिए आपके डायलॉग में। ये बारीकियां जो थी सीखने का बहुत आनंद आया। रही बात माहौल की, माहौल बहुत बढ़िया, क्योंकि वहां तो सीखने को ही मिलेगा। सही बात। सिखाने का सीखने का इसी में जो है पूरा दिन निकल जाता था, पता ही नहीं चलता था कि कब शुरू हुआ और कब शाम होगी। सही बात है, सही बात है। अभी शुरू से लेके अभी तक जो है हम लोग एक सवाल का वेट कर रहे थे। हम चाहते थे कि वो सवाल इस पर्टिकुलर पार्ट के बाद ही पूछा जाए। अभी तक तो पॉडकास्ट बहुत स्मूथ गया सर, अब बारी है आपको फंसाने की। आप देखते हैं कि देश में कैसा माहौल इस वक्त फैल रहा है धार्मिक भाव को लेकर, तो आपको नहीं लगता कि जो एक क्रिश्चियन मूवी का जो है आप चंबियाली और गद्याली भाषा में जो डबिंग कर रहे हो, उससे कुछ लोगों को बुरा नहीं लगेगा? अब ये तो आपने वाकई में सवाल तो फंसाने वाला ही है जी, कि अब सोचता हूँ कि क्या बोलूँ इस विषय में। जी, तो शाहरुख जी, सबसे पहली बात है कि हम एक थिएटर कलाकार हैं, थिएटर आर्टिस्ट अपने आप को मतलब मानते हैं थोड़ा सा। तो हमारा मकसद होता है कि हम कोई ऐसा चीज जो है लोगों तक पेश करें, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से रिलेटेड हो, किसी भी रिलीजन से रिलेटेड हो, जो अच्छा लगता है, जो दिल को छू जाता है, वो देना है। तो अब देखिए हम थोड़ा सा अतीत में चलते हैं। आपने देखा होगा कि एक दौर चला रामायण और महाभारत का। जी बिल्कुल, हम भी देखते थे। और जब रामायण चलती थी तो उस वक्त सड़कें खाली हो जाती थी, गाड़ियां जहां पहुंच गई वहीं रुकेंगी, सवारियां आकर जो घर नजदीक में घर में टीवी लगा होता वहां देखते थे। और पूरे देश में जो है एक रामायण और महाभारत का एक दौर था, हर कोई देखता था। अब अगर उस दौर में लोगों पर टेलीविजन और फिल्मों से धर्म परिवर्तन का या रिलीजन का अगर प्रभाव पड़ता, तो शायद आज की डेट में एक ही धर्म विशेष के पूरा देश हो चुका होता है। ठीक है जी। अब रही बात हमारी, तो हमें तो जो जीसस का जो कैरेक्टर दिखा, दया, प्रेम और करुणा, भ्रातृभाव, वो तो सबके पास है, हर धर्म में बताया जाता है, यही चीजें बताई जाती हैं। अब उन्होंने अपने लहजे में बताया, दूसरा अपने अपनी भाषा में, अपनी बोली में, अपने लहजे में बताता है, बात तो एक ही है। अब धर्म, प्रेम, जो प्रेम, करुणा और सद्भावना है, उन्होंने जिस ढंग से बताया, हमें मौका मिला, हमने वो करके दिया। क्या बात है सर, कोशिश तो हमारी थी आपको फंसाने की, लेकिन आप पतली गली से निकल लिए। पतली गली से निकलने का मकसद नहीं था, जो सच्चाई है वो बताने की कोशिश की है। ये तो चलो मजाक का वो था, लेकिन आपने जो बात कही है वो 100 आने सच कही है कि इस तरह से जो है नहीं होता है। तो ये बात सबको समझनी भी चाहिए, और जो आर्टिस्ट है वो आर्टिस्ट ही रहता है। तो बहुत ही मतलब बढ़िया आपने जो है ये बात कही है। एक सवाल है जो पूछना रह गया। एक्चुअली मुझे ये सवाल जो मैंने अभी आपसे पूछा था, इसको पूछने का मेरे को इतना ज़्यादा मतलब जल्दी थी, तो मैं सवाल छूट गया मेरे से। तो जो पेंटिंग आप जो बनाते हैं भविष्य में, अभी एक्टिंग का तो आपने बता दिया कि आप अश्वत्थामा वाला जो है आप कुछ कर रहे हैं, रोल कर रहे हैं उसके ऊपर, थिएटर में काम कर रहे हैं उसके ऊपर। पेंटिंग के फील्ड में आप क्या कर रहे हैं सर? सर पेंटिंग में तो मैंने हजारों की संख्या में पेंटिंग बनाई है, वो चाहे पोर्ट्रेट हो, इंडियन मिनिएचर पेंटिंग हो। क्योंकि देखो मिनिएचर पेंटिंग की थोड़ा सा मेरे को याद आई कि मिनिएचर पेंटिंग में शैलियाँ होती हैं अलग अलग, जैसे कांगड़ा शैली, बसोली शैली, राजस्थानी, मंडी, इस तरह गुलेर शैली। तो मैं इन सब शैलियों को एक ही नाम देना चाहूँगा, इंडियन मिनिएचर पेंटिंग, कि मैं उसी पर काम कर रहा हूँ कि सभी शैलियों को मिलाकर इंडियन मिनिएचर पेंटिंग पर काम किया जाए। उसी पर मैं ऑयल में काम कर रहा हूँ, इस पर कैनवस पर ऑयल से, एक्रेलिक से, उस पर काम कर रहा हूँ। अब जो मेरे भविष्य की एक योजना है
वो ये है कि जो हमारे चंबा में पानी की किल्लत आई थी इतिहास में, ये जी जी बिल्कुल। मतलब पानी नहीं था और पानी के लिए बहुत मुश्किल हो रही थी। तो जो रानी सुही सुनैना माता हैं, उन्होंने पानी के लिए अपना बलिदान दिया था। पानी को लाने के लिए अपने बलिदान दे दिया था कि पानी आए। और हुआ क्या, बलिदान देने के बाद चंबा में पानी आया। और ये छोटा बलिदान नहीं था, अपनी जिंदगी का बलिदान देना कोई नहीं दे सकता है। तो वो जो ऋण है हमारे पूर्वजों पर, सुई माता का, सुनैना माता का, उस ऋण को मैं चुकाने की एक कोशिश करना चाहूँगा कि सुनैना माता की पूरी जो सीरीज है, कैसे चंबा आए, भरमौर से चंबा पहुँचे, फिर किस तरह से पानी के लिए उनको सपना पड़ा, किस तरह से उनका बलिदान हुआ, पालकी में कैसे ले जाया गया, उनको कैसे दीवार में चुना गया, वो सारे का सारा जो शुरू से अंत तक लगभग मेरी योजना है कि 1000 चित्रों में उनको चित्रित करने की मेरी योजना है। आप मिनिएचर पेंटिंग बनाएंगे 1000 चित्रों की? जी 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 जी, ये मेरी योजना, और उस पर काम चला हुआ है अभी। उस पर स्केचिंग का काम चला हुआ है। लगभग 150 से 200 स्केचेस मैंने तैयार कर दिए अपनी तरफ से। सर लेकिन मिनिएचर पेंटिंग हमने सुना है कि ये तो बहुत ही बारीक काम होता है। 1000 कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहे हो? बिल्कुल, और उसके लिए कपड़ा भी छोटा नहीं चाहिए, लगभग 400 मीटर कपड़ा चाहिए उसके लिए। तो वो कहाँ से आएगा? तो उस कपड़े के लिए अभी पीछे जो मेरे फ्रेंड सर्कल में उनके साथ बात हुई थी, उन्होंने सूरत में बात की है। सूरत में क्योंकि कपड़ा मिल्स वगैरह हैं, वहाँ पर बात की है। जब उन्होंने ये कॉन्सेप्ट रखा कि इस तरह से एक आर्टिस्ट जो है इस तरह से काम करना चाहते हैं पेंटिंग का और इस तरह से बलिदान का, और तो और उन्होंने स्पॉन्सर करने का भी इरादा बना लिया। क्या बात है। लेकिन विडंबना ये रही कि उनके पास से 100 मीटर के थान मिलेंगे। फिर वो मुझे चाहिए 400 मीटर का एक ही पीस चाहिए, जिसके ऊपर मैं वो पेंटिंग्स बना सकूं। बड़ी मिनिएचर बनानी, मिनिएचर है लेकिन बड़े साइज में, 1000 चित्र। मतलब एक इतिहास छोड़कर जाना चाहता हूं। अपने जो पूर्वजों के ऊपर जो ऋण है ना, वो सुनैना माता का चुकाने का एक छोटा सा मैं एक अपनी तरफ से श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ सुनैना माता को। सर 1000 चित्र बनाना, वो भी मिनिएचर पेंटिंग में, अपने आप में एक बड़ा टाइम कंज्यूमिंग काम है। तो आप टीचिंग भी करते हो, आप थिएटर भी करते हो, पेंटिंग के साथ साथ आप इस चीज़ को कैसे आप मैनेज करोगे सर? देखिए शाहरुख जी, किसी भी काम को करने के लिए टाइम को तो मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि कोई एक इतिहास बनाना है, कोई मामूली बात नहीं है। तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम और निकालना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। हो सकता है रात के समय या दिन के समय, उसमें टाइम को थोड़ा सा मेरे को बढ़ाना पड़ेगा ताकि ये काम हो सके। और मैंने इसकी योजना बना ली है, किस तरह से मैं टाइम को लगाऊंगा, कि कहाँ से निकालूंगा टाइम, इस पर मैंने अपनी पूरा खाका तैयार कर लिया हुआ है। तो इस पर काम जारी है। तो मतलब सब कुछ हो गया है, बस एग्जीक्यूशन करने की देरी है। जी सर, अभी वापस चलते हैं आपके अध्यापन कार्य की ओर। आप जैसे जेबीटी टीचर है, जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि जो देश का भविष्य होता है, जो बच्चे होते हैं, उनको उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए आप लोगों का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो सर, आप बच्चों को और अभिभावकों को यहाँ से क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर, अध्यापक होने के नाते बहुत सी बातें जो करनी है, लेकिन उसमें जो मुख्य चीज़ है, आजकल जो बच्चों के लिए अभिभावक जो है समय नहीं निकाल पा रहे हैं। क्योंकि देखो, बच्चे क्या है, देश का भविष्य है, एक देश की एक नींव है वो। तो उसके लिए बच्चों के लिए मैं समझता हूँ कि जो हमारे साथ आती है मुश्किल, देखिए सरकार जो है वो तो हर योजना जो है बच्चों के लिए ला रही है, और लाती भी है, ला भी रही है और लाई हुई है। जैसे स्कूलों में मिड डे मील है, दोपहर का भोजन है, पौष्टिक भोजन है, अच्छा भोजन है, उसमें कोई स्वादिष्ट भी है, सब कुछ है। वर्दी वो निशुल्क है, किताबें निशुल्क हैं, कोई फीस नहीं है, सब कुछ होते। इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए आप, हर स्कूल का हर चीज उपलब्ध है स्कूलों में। और अध्यापक भी निपुण हैं। क्यों है निपुण? क्योंकि एक सरकारी अध्यापक जो है वो 2 साल की एक कठिन, जिसको कह सकते हैं, ट्रेनिंग से निकल कर आता है। अब हम समझते हैं ना कि जेबीटी की ट्रेनिंग है, क्या होगी, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि जो अध्यापक की ट्रेनिंग 2 साल की होती है, वो बच्चों की चाइल्ड साइकोलॉजी सिखाई जाती है वहाँ पर।
2 साल में हम बच्चों की साइकोलॉजी, मनोविज्ञान वो सिखाया जाता है हमें कि बच्चे किस तरह के होंगे, कैसे परिवेश से आते हैं, उनका उठना बैठना कैसा है, उनको किस तरह से हैंडल करना है, उनको कैसे शिक्षित करना है। इसमें निपुण है अध्यापक, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन विडंबना क्या आती है, अध्यापक अपनी जगह मेहनत कर रहा है, विभाग अपनी जगह मेहनत कर रहा है, सरकार अपनी जगह मेहनत कर रही है, भरपूर मेहनत हो रही है। हालांकि अध्यापकों पर बहुत सी जिम्मेवारियां हैं, मिड डे मील को मैनेज करना है, डाक मैनेज करनी है, विभागीय आदेशों का पालन भी करना है, इलेक्शंस भी करवाने हैं। लेकिन अध्यापक को इससे कोई मलाल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो खुशी खुशी अपनी सेवाएं दे रहा है। लेकिन शाहरुख जी, दिक्कत कहाँ पर आती है? जब हम स्कूल में पहुंचते हैं, अपना समय देते हैं बच्चों को, और जब बच्चों को हम समय देते हैं और जब उसमें से आउटपुट नहीं निकलती है, बच्चों की नहीं निकल पाती है, तो जो मेरा खुद का मानना है, वो जो दिक्कत है वो आ रही है अभिभावकों की तरफ से। अभिभावक अपने बच्चों को टाइम नहीं देते हैं, घर में नहीं दे पा रहे हैं। अब उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, मुझे नहीं मालूम कि क्या कारण हो सकते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है, मैं चाहता हूँ कि आप उसे क्लियर करें। आपने कहा कि जैसे बच्चों की आउटपुट नहीं आ पाती है, लेकिन टीचर अपना पूरा टाइम देते हैं, तो जो आउटपुट नहीं आती है उसका रीजन आप ये कह रहे हैं कि जो अभिभावक हैं वो अपने बच्चों को नहीं दे पाते हैं, अपना जो टाइम है, जो कीमती वक्त है, वो नहीं दे पाते हैं, उन पे ध्यान नहीं दे पाते, यही कह रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल। ओके। तो इसमें फिर मतलब क्या किया जा सकता है, मतलब ऐसा क्या किया जाए? शाहरुख जी, सबसे पहले तो जो मेरा मानना है, जो मेरी अपनी एक्सपीरियंस बोलता है, जो इतने साल का जो शिक्षा विभाग में रहकर जो एक्सपीरियंस अध्यापक के तौर पर मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है कि अगर अभिभावक, माता पिता अपने बच्चों को घर में 1 से 1.5 घंटे का टाइम रोज देना शुरू कर दें, ईमानदारी से, वो भी फॉर्मेलिटी नहीं, पूरी ईमानदारी से, तत्परता से 1 से 1.5 घंटा अपने पास बिठाएं। आपको क्या होमवर्क दिया है, क्या याद करने के लिए दिया है, क्या काम दिया है, अगर इस पर पकड़ रोज रोज बनाए, ये नहीं कि आज बिठाया 3 दिन तक बिठाया नहीं बच्चों को, तो उससे क्या होगा, उसका तारतम्य टूट जाएगा, बच्चों का जो वो टूट जाएगा वो बैठने का। लेकिन रोज रोज अगर ये मेहनत की जाए ना, तो क्या होगा कि बच्चे को घर में भी पता होगा कि मुझे पढ़ना है, स्कूल में तो पढ़ना ही है लेकिन घर में ही पढ़ना है। लेकिन ग्रामीण परिवेश में मैंने खुद देखा है, जो होता क्या है, बच्चा स्कूल से जाएगा, घर में बैग फेंकेगा, बस्ता फेंकेगा अपना, और खेलने निकल जाएगा। वो जब खेलने निकल जाएगा, फिर क्या माता पिता क्या करते हैं कि गांव में डंगर वगैरह पाले होते हैं, उनके साथ भेज देंगे, जाओ जी भेड़ बकरियों को चरा के ले आओ, ये करो वो करो। तो इससे क्या होता है कि बच्चा भी खुश हो जाता है, क्योंकि बच्चा क्या चाहता है, खेलना कूदना, घूमना फिरना, पढ़ाई नहीं करेगा। थोड़ा सा यहाँ पर हम चाहते हैं कि मैं आग्रह करूंगा अभिभावकों से सभी कि अगर आप अपने बच्चों में चाहते हैं गुण और बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो मेरा आग्रह रहेगा, विनम्र आग्रह रहेगा कि आप थोड़ा सा 1-1.5 घंटा जो है रोज अपने बच्चों को दीजिए। और मैं यकीन के साथ बोलता हूँ और दावे के साथ बोलता हूँ, बच्चे बहुत अच्छी आउटपुट दे सकते हैं और देते भी हैं, बहुत अच्छी आउटपुट देते हैं। सिर्फ हमारी ये एक प्रयास है, मतलब एक आग्रह है पेरेंट्स से। और एक जो सबसे बड़ी एक छोटी सी एक दिक्कत आती है कि मेरा एक मानना है कि बच्चों की हैंडराइटिंग जो है ना, लिखावट, वो बहुत बिगड़ी हुई है। मैं किसी एक पर्टिकुलर बच्चे की बात नहीं कर रहा हूँ, जिसको भी देखता हूँ, छोटे बच्चे या बड़े बच्चे, लिखावट जो है बिल्कुल भद्दी है, मतलब बनाने नहीं आ रही है या पता नहीं क्या है। वो कहाँ पर गलती हुई हमसे? वो गलती हुई, एक दौर था जब अध्यापक जो थे वो कलम से, स्याही में डुबाकर कलम से पट्टी पर, तख्ती होती है, तख्ती के ऊपर लिखवाते थे। एक तरफ से घर से लिख के लाओ, दूसरी तरफ स्कूल में लिखवाओ। वो जो दौर था ना, उस वक्त के बच्चों को देखो आप, उनकी लिखावट, और आज के बच्चों की लिखावट देखो आप, जो जेल पेन, बॉल पेन, पता नहीं क्या क्या चला, उससे लिखावट में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। और हम खुद देखते हैं, जब बच्चों की कॉपियां चेक करते हैं ना, जिस बच्चे की लिखावट बहुत सुंदर होती है ना, उसने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है वो अगली बात है, लेकिन सबसे पहले आकर्षित अध्यापक होता है लिखावट पर। और जो कलम का जो दौर था ना, वो हमने भी उसी से किया है, हमने भी शुरू से कलम से ही लिखा। और आज अगर मेरी थोड़ी बहुत कहीं हैंडराइटिंग है, अच्छी लिखावट है, तो उस कलम के दौर से है। और मेरी एक इच्छा है, जो दिली इच्छा है
कि मैं चाहता हूँ अगर कोई राय पूछे कि आपकी क्या राय हो सकती है, तो मैं चाहूंगा कि स्कूल में जो है ना दोबारा फिर से वो कलम और पट्टी का दौर लाया जाए प्राइमरी में। ओके। कलम और पट्टी का। अब वो जो कलम और पट्टी के दौर में क्या होता है कि एक लिखावट बनती है उससे। लिखावट ही सब कुछ है शाहरुख जी। अगर लिखावट नहीं है तो आप कुछ भी कर लो, कुछ भी सीख लो, तो जो दिखता है ना वो ही आकर्षित करता है। आपके दिमाग में क्या ज्ञान है वो बात की बात है, लेकिन उस ज्ञान को आपने कैसी लेखनी में प्रस्तुत किया है वो मायने रखता है। अब मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर, शायद मेरे पास कलम मिल जाए, है हो सकती है। क्या बात है। ये है शाहरुख जी कलम। मैं पकड़ सकता हूँ सर? बिल्कुल जी बिल्कुल। इससे लिखा आज भी मेरे पास मौजूद रहती है कलम। इससे मैं लिखने की प्रैक्टिस भी करता हूँ और लिखता भी। ये बांस की लकड़ी से बनाई जाती है? बांस से भी एक कच्ची लकड़ी होती है, इसको नड़ू बोलते हैं हम, ऐसे अपनी भाषा में, लोकल भाषा में नड़ू बोलते हैं। ओके। इसको मतलब चाकू से, उससे तेज धार चाकू से, क्योंकि जब मैं दूसरी तीसरी चौथी में पढ़ता था ना, उस वक्त एक अध्यापक उन्होंने सिखाया था, वही सिखाते थे लिखना भी, तो उन्होंने कट लगाना सिखाया। ओके। तो वो आज भी मैं इससे कोशिश करता हूँ लिखने की। तो मैं चाहता हूँ कि ये होना चाहिए। तो इसको कैसे पेंसिल की तरह पकड़ते हैं या क्या करते हैं? पेंसिल की तरह ही, जैसे स्याही में डुबाएंगे जी, ऐसे डुबाएंगे और ऐसे बिल्कुल इस तरह से लिखेंगे, ऐसे। अच्छा ओके। कट है नहीं ये जी, क्योंकि आज के को कैसे लिखा जाता है, ओ कैसे लिखा जाता है, अंग्रेजी के अल्फाबेट कैसे लिखे जाते हैं, अब समझ में आया। ओके, तो मतलब इससे जब लिखते हैं तो पूरा हाथ घुमाना पड़ता है ऐसे, राइट? ये कलम घूमेगी, हाथ घूमेगा, एक्टिविटी होगी। ओके। तो ये है थोड़ा सा, ये मैं मतलब ये एक दिली इच्छा है। अगर कोई राय पूछे तो मैं चाहूंगा कि अगर ये चीज अगर बच्चों के लिए उपलब्ध करवाई जाए, इसमें अभिभावक भी सहमत चाहिए हमें। अगर बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, बात तो सर्वांगीण विकास की हो रही है ना, लेकिन अगर हर तरफ से विकास हो गया लेकिन उसकी लिखावट में विकास नहीं हुआ, सब कुछ खत्म। स्याही, कलम और पट्टी या कॉपी, इस पर ये अगर शुरुआत की जाए, ये है एक। और दूसरा जो मेरा अपना एक विचार है, एक जो अंदर से निकलता है, अभी तो हमारी हिमाचल सरकार ने भी योजना जारी की है कि जो स्थानीय जो वहाँ के डीसी हैं वो अपने हिसाब से जो है स्कूलों में जो है वर्दी निर्धारित कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कल्पना करो, जो मैं रखने जा रहा हूँ आपके सामने बात, अगर मेरे से कोई राय पूछे कि क्या राय हो सकती है, मैं एक छोटा सा सुझाव देना चाहूँगा। अगर पारंपरिक वेशभूषा में बच्चे स्कूल आए तो कैसा लगेगा? जैसे मान लो भरमौर की चोड़ा डोरा और ये पसवाज, जो लड़कियाँ हैं, लड़कियों की अलग अलग ड्रेस है, पांगी की अलग है ड्रेस। क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे ना, बुजुर्ग, उन्होंने भौगोलिक स्थिति को देखकर ही पहनावे पर काम किया है। वैज्ञानिक तौर पर भौगोलिक स्थिति को देखते हुए ज़्यादा ठंड है तो उस तरह के कपड़े बनाए गए। और आप कल्पना करो, छोटे छोटे बच्चे चोड़े में आ रहे हैं, पसवाज में आ रहे हैं, और लड़कियां आ रही हैं बिल्कुल एकदम बैग उठाए वो स्कूल में आ रहे, कितना सुंदर लगेगा वो दृश्य। आप कल्पना करो। वो सही कहा सर आपने, बिल्कुल सही। एक अलग पहचान होगी। ये भरमौर के बच्चे हैं, ये पांगी के बच्चे हैं, ये चुराह के बच्चे हैं, या किसी भी वहाँ के स्थानीय, क्योंकि हर जगह की अपनी अपनी स्थानीय पहनावा है। यूनिफॉर्म को अगर इस तरह से चेंज किया जाए तो मैं समझता बहुत अच्छा लगेगा, जो मेरा अपना हुआ है। तो आपका क्या विचार है इस विषय में? सर आप ठीक बोल रहे हैं, मैं भी इमेजिन कर रहा हूँ। एक्चुअली इससे क्या होगा कि जो बुजुर्गों की जो विरासत है उसके साथ जो है जो बच्चा जुड़ेगा, तो जब वो अपने रूट्स के साथ जब वो जुड़ेगा तो वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट होगा और वो अच्छे तरीके से अपने जो लाइफ को है वो आगे फॉलो कर पाएगा, अपने पैशन को फॉलो कर पाएगा और आगे चलकर वो अपना नाम बनाएगा। तो ये तो बहुत बढ़िया था। एक सवाल है जो हम आपसे पूछना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि बारिश की आवाज़ आ रही है, तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि बाहर बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है। तो पॉडकास्ट का भी आनंद लीजिए और बारिश का आवाज़ का भी आनंद लीजिए। सर अगला सवाल थोड़ा सा ट्रिकी होने वाला है। जैसे कि आप बता रहे हैं कि एक सरकारी स्कूल के अध्यापक को एक बहुत ही कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, जिसमें उसको हर पहलू के बारे में सिखाया जाता है। बच्चे का मानसिक विकास कैसे करे, भौतिक विकास कैसे करे और शारीरिक विकास कैसे करे। तो वो क्या वजह है जिस वजह से
जो अभिभावक है वो अपने बच्चे को किसी प्राइवेट स्कूल में भेजना चाहते हैं आज की डेट में, क्योंकि आप हिमाचल में देखेंगे सरकारी स्कूलों के बच्चों की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत कम है, लेकिन हर कोई चाहता है कि उनका बच्चा जो है वो प्राइवेट स्कूल में जाए। अगर सरकारी स्कूल में टीचर को इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी जा रही है तो ऐसा क्या है जिसकी वजह से जो है बच्चे को प्राइवेट स्कूल में जाना पड़ रहा है? शाहरुख जी, आप ये देखिए कि आज क्या है, प्रतिस्पर्धा का ज़माना है, कंपटीशन का ज़माना है। अब सरकारी अध्यापक भी बेहतर शिक्षा दे रहे हैं और पेरेंट्स भी चाहते हैं, अभिभावक हैं वो भी अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा, बेहतर ज्ञान देने की होड़ में हैं, हम सभी लगे हुए हैं। लेकिन अब आप खुद देख लीजिए कि सरकारी स्कूल में भी उसी अनुपात में शिक्षा हो रही है, उसमें कमी नहीं है, और प्राइवेट में भी उसमें हो रहा है। लेकिन अंतर आप देखिए, परिणाम आप देखिए हर साल के कि सरकारी में भी अच्छे परिणाम आ रहे हैं, प्राइवेट में भी अच्छे परिणाम आ रहे हैं। अब निर्णय तो अभिभावकों को करना है कि आपको अपने बच्चे को कहाँ पर शिक्षा दिलवानी है, कहाँ पर आपको बेहतरीन बच्चा आपका आगे बढ़ सकता है, उसका सर्वांगीण विकास कहाँ पर हो सकता है, वो तो अभिभावकों को सोचना है। लेकिन कमी सरकारी स्कूलों में कोई नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए आप, हर चीज उपलब्ध है, स्मार्ट क्लासेस हैं, ब्लैक बोर्ड की जगह स्मार्ट बोर्ड है आजकल, हर चीज उपलब्ध है, पौष्टिक खाना मिल रहा है, हर चीज मिल रही है, ग्राउंड प्लेग्राउंड है। स्कूल आप देखो तो ऐसे लगता नहीं कि स्कूल है, अब तो एकदम बढ़िया सुंदर बिल्डिंग्स हैं, बेहतरीन अध्यापक पढ़ा रहे हैं, हर चीज है। अब रही बात परिणाम की, तो हर साल आप देख लीजिए आंकड़े किसके बढ़ रहे हैं, परिणामों में परसेंटेज किसकी बढ़ रही है, वो आप आंकड़ों में आपको सब कुछ सामने आएगा, सामने आ जाएगा जी। क्या बात है सर। अभी वापस चलते हैं नुक्कड़ नाटक वाली बात पे। जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि जैसे ही बारिश का मौसम थमेगा आप फिर से जाएंगे युवाओं को जागरूक करने के लिए, नशे के दुष्प्रभावों के बारे में बताने के लिए। तो आप हमारे प्लेटफॉर्म से युवाओं को इस बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे सर? शाहरुख जी, मैं संक्षिप्त में एक संदेश देना चाहूँगा आज की युवा पीढ़ी को, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर कोई भ्रमित हो रही है पीढ़ी तो वो युवा पीढ़ी है। और किस वजह से हो रही है? नशे से। तो मैं संक्षिप्त में कहना चाहूँगा कि किसी भी समस्या का समाधान नहीं है नशा, किसी भी समस्या का समाधान नहीं है नशा। बुरी, बहुत बुरी होती है इंसान की दशा, पहुँचता है भयंकर नुकसान शरीर और दिमाग को इससे। न होंगे न होने देंगे देश को गुलाम इसके, मिलकर संकल्प लेना होगा आज से ही, मिलकर संकल्प लेना है आज से ही। नशा जहर है, इसे खत्म करना है आज से ही, नशा जहर है, इसे खत्म करना है समाज से ही, नशा जहर है, इसे खत्म करना है समाज से ही। क्या बात है सर, मज़ा आया सर आपसे बात करके, बहुत ही अच्छा गया यह पॉडकास्ट सर। और हम कोशिश करेंगे कि दोबारा से एक बार आपको हम अपने दर्शकों से रूबरू करवाएं, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें लगता है कि अभी तक अनछुई हैं, तो हम उनके बारे में भी जानना चाहेंगे। तो दोस्तों, आपको कैसे लगा ये पॉडकास्ट हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर आपको ये अच्छा लगा तो इसको शेयर ज़रूर करें। इस पॉडकास्ट को देखने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर से किसी नए गेस्ट को लेकर आएंगे आपसे रूबरू करवाने के लिए। धन्यवाद।